Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. Hello everyone, welcome back to ARK Solution channel. Today we are diving into fantastic world of the PLC. Today we will learn about the basic instruction and basic programming of the Siemens PLC in the TI portal. So लगभग ये जो वीडियो बनने वाला है उस पूरे वीडियो में आप पूरा का पूरा सीखने वाले हो. So we are going for the introduction of the PLC, setup with PLC, how to configure the PLC programming, hardware configuration, software configuration, instruction in the PLCs. So guys, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते तो हम अपने मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं. So let's start our main topics. So I'll start this topic. Okay, so this video is regarding about the Siemens PLC training in the TI portal, on TI portals. So we will go for the understanding the introduction of the Siemens PLC and their applications, types of the Siemens PLC, architecture of the PLCs, hardware components of the hardware component, their functions of the PLCs, then how to create the new project, configure the hardware component, development of the simple ladder logics, addressing in Siemens PLC programming, introduction of the data type in the PLC, working with instruction. हम कुछ instruction भी ये करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, देखेंगे कैसे चलते हैं. Working with timer, counter in ladder logic, comparison instruction in the Siemens PLC, introduction of the function block क्या रहते हैं, फंक्शन क्या रहते हैं, फंक्शन ब्लॉक क्या रहते हैं, उनमें डिफरेंस क्या रहता है, इंट्रोडक्शन अबाउट द SCL. हम SCL की प्रोग्रामिंग भी सीख लेंगे तो उसमें से हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम SCL प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं. ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट कर देते हैं. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll explain myself, Rahul Khadkar, and I have the 13-year industrial experience in the automation industry. So near about 15-year experience is there. 13-year in the Siemens systems, and then later on I started doing the IoT programming, IT programming like the Pythons, Angular, Node-RED. So उसके बारे में जो ज़्यादा कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट में देख सकते हो कि वो भी हमारे पास बहुत सारे वीडियो है. और ये अभी हम जो ये ट्रेनिंग सेशन जो शुरू कर रहे हैं, और ये मुझे भी मज़ा आ रहा है कि ट्रेनिंग सेशन करता हूँ. तो इट्स अबाउट द लर्निंग. लोगों को अभी सीखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए. कुछ गलतियाँ मेरी भी होती है, जैसे ट्रेनिंग करने में मेरे कुछ पॉइंट छूटते हैं, कुछ है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू गाइज. लेट्स स्टार्ट. प्रोग्रामर व्हाट इज़ PLC? PLC इज़ द प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर. हर कोई यही बोलता है कि हाँ चलो PLC मतलब क्या है कि PLC है प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर. लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में सादे एक सिंपल लैंग्वेज में यदि बोले तो है कि एक कंट्रोलर है जिसमें हम लॉजिक लिख सकते हैं. लेकिन लॉजिक कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामर लॉजिक लिखेंगे. तो इस सिंपल भाषा में ये एक है प्रोसेसर जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो. तो उसमें क्या क्या आता है? इनपुट मॉड्यूल आते हैं, आउटपुट मॉड्यूल आते हैं, मेमोरी आती है, कम्युनिकेशन इंटरफेस आता है, जो हमने ऑलरेडी बहुत इंजीनियरिंग के चैप्टर में पढ़ा है कि इनपुट मॉड्यूल CPU में क्या आता है? इनपुट, आउटपुट और कंट्रोल प्रोसेसर और मेमोरी. सेम थिंग्स उसमें आएंगे. PLC की हिस्ट्री, अभी दूसरा बात है हिस्ट्री PLC की. एक्चुअली PLC इज़ कंट्रोलर, प्रोग्रामर कंट्रोलर. जैसे ही प्रोग्रामर कंट्रोलर इन्वॉल्व हुए तो उसके बाद PLC का इनोवेशन हो गया.
लेकिन पीएलसी से पहले ऑटोमेशन में हम यूज़ करते थे कॉन्टेक्टर लॉजिक्स। कॉन्टेक्टर लॉजिक से हम क्या करते थे, कोई भी मशीन से उसको कंट्रोल करते थे, उसको रन करते थे। लेकिन पीएलसी का जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे माइक्रो कंट्रोलर का इनोवेशन हुआ, तो माइक्रो कंट्रोलर का ही और माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ करके हमने पीएलसी इनोवेट किया। अभी पीएलसी में बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है। तो आपको पता है कि सीमेंस के पीएलसी है, एलन ब्रैडली के पीएलसी है, मित्सुबिशी के पीएलसी है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है जो पीएलसी बनाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पीएलसी अभी हर एक जगह यूज़ होता है और ये हमें बहुत सारे फीचर्स क्रिएट करके देता है। पीएलसी के साथ एक आता है HMI। HMI इज़ द ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इट मीन्स दैट यू कैन द इंटरफेस विद मशीन्स यूजिंग ह्यूमन कैन इंटरफेस विद मशीन्स यूजिंग दिस डिवाइस। ये बहुत ही भारी वर्ड लग रहा है, लेकिन सिंपल भाषा में ये आपका स्क्रीन रहता है, तो जिससे आप पीएलसी को कुछ प्रोग्राम कर सकते हो और उसको प्रोग्रामिंग दिखा सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो ओवरव्यू ऑफ द सीमेंस पीएलसी। सीमेंस पीएलसी के एडवांटेज और कंपैरिजन ऑफ द सीमेंस पीएलसी। गाइस, सीमेंस पीएलसी में हम क्यों ज़्यादा सीखना चाहते हैं? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि Siemens is the dominant PLC manufacturing in the world. Near about 50% ऑटोमेशन जो है तो सीमेंस मेक के पीएलसी के चलते हैं। तो सीमेंस मेक के पीएलसी में बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे फीचर्स है। मेनली है सीमेंस के जो प्रोडक्ट है, Siemens is the German based company. You know that German based company in German manufacturing, they are the very powerful in the manufacturing and their rule. तो उनके जो सीमेंस के उनके जो पीएलसी है, इट्स अ वेरी स्टडी, उनका लॉन्ग लाइफ है। ये हो गया हैंडलिंग के बारे में। लेकिन प्रोग्रामिंग में उन्होंने सीमेंस में उन्होंने ऐसी प्रोग्रामिंग के फीचर्स दे दिए कि जैसे कि हर एक कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए आप छोटा से छोटा टूल उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें समझ लीजिए कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम जाएंगे मार्केट में और बिल्डिंग लेके आएंगे और बना देंगे, रख दिए। तो उससे क्या हो जाएगा, हम तो बिल्डिंग तो बना लेंगे, लेकिन वी डोंट नो अबाउट द हाउ टू स्टार्ट द बिल्डिंग। बट मुझे यदि मैं वहाँ पे बिल्डिंग ले रहा हूँ तो वो फिक्स वाली बिल्डिंग रहेगी, लेकिन यदि मुझे पावर है तो मैं बिल्डिंग का हर एक कोना मैं खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं खुद उसको तैयार कर सकता हूँ और फिर मैं बिल्डिंग बनाऊँगा। तो कैसे रहेगा, तो मेरा बिल्डिंग एक यूनिक रहेगा, जो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। सेम सीमेंस के जो पीएलसी प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग में छोटे से छोटे फीचर्स उन्होंने ऐड करके दे दिए ताकि मैं जो प्रोग्रामिंग क्रिएट करूँ मेरा खुद का बने और वो बहुत ही जेन्युइन हो। ठीक है, comparison of the Siemens PLCs, comparison of Siemens PLC and then the other PLCs, you know that it is the Siemens PLC is the study and the programming is very easy. Then the cost के बारे में यदि ये करें तो obviously Siemens PLC is the higher cost than the other, but it's very dominant. Okay. टाइप ऑफ सीमेंस पीएलसी। सीमेंस पीएलसी के टाइप्स, जैसे हम पुराने ज़माने में जब पीएलसी प्रोग्रामिंग करते थे तो ये S500 है। S500 यहाँ पे इसका फ़ोटो दिखाया है, लेकिन एक्चुअली S5 करके एक सीरीज़ था जो पुराना था, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते थे, जो लगभग ऐसे दिखता था, लगभग ये ऐसे CPU दिखता था। तो उसमें 100U थे, 95 थे, 105 है, 135 है, ऐसे अलग अलग सीरीज़ थे। तो ये जो सीमेंस पीएलसी है, इस पीएलसी ने ऑटोमेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा धूम मचा दी थी। लेकिन ये कैसे है कि ये वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, ये स्टेप 5 जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा पुराना हो गया, उसके फीचर्स कम पड़ने लगे। तो उन्होंने 95 को S7 स्टेप 5 को 1995 में बंद कर दिया। फिर उन्होंने लॉन्च कर दिया 2 सीरीज़, जो है
S7 300 एंड S7 1200। गाइज यहाँ पे मेरे पास 1200 का 200 का फ़ोटो नहीं है, लेकिन उन्होंने S7 300 एंड 200 ऐसे दो सीरीज़ यूज़ किए। देन अब उन्होंने लॉन्च किया S7 1200 लोगो 400 PLC। 400 PLC इज़ वेरी यूज इन द प्रोसेस इंडस्ट्री। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग PLC। सीमेंट प्लांट में जाओ, क्रूड एंड ऑयल्स के प्लांट में जाओ, कोई भी प्रोसेस के इंडस्ट्री में जाओ, लगभग आपको 400 के PLC मिल जाएगी। सो देन Siemens has introduced the S7 1500 PLC. 1500 PLC is the very strong PLC and its latest PLC. So अभी जो लेटेस्ट PLC की सीरीज़ है Siemens की, तो दैट इज़ द S7 1500। तो S7 1500 में बहुत सारे अलग अलग टाइप के PLC मिलेंगे, लेकिन मेन है उसका सीरीज़ जो S7 1500 और S7 1200। S7 1200 इज 1200 और S7 1500। तो S7 1200 और 1500 ये दोनों है। उसके आगे हम और फीचर जानेंगे, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम आर्किटेक्चर का बात करें, PLC का आर्किटेक्चर, PLC आर्किटेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिक्स आर्किटेक्चर, then modular architecture, then the distributed architecture. Fixed architecture, let's learn about the fixed architecture. In fixed architecture, where the all hardware component the embedded in the single units. Hardware components such as the power supply, CPU, memory, input and output, communication interface, all are the built in the one fixed PLC. सो ये फिक्स PLC कौन सा है? जैसे है कि Siemens का लोगो PLC है, जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, पावर सप्लाई ऑल आर इन बिल्ड है। सिंपल भाषा में सब कुछ मिला के एक ही कॉमन PLC, जिसमें हम उसको रन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे तो लोगो PLC इज़ द Siemens का लोगो PLC है, दैट इज़ द फिक्स आर्किटेक्चर। अगेन द 1200 इज़ आल्सो फिक्स आर्किटेक्चर। देन डेल्टा का ES2 स्टैंडर्ड PLC है। देन एलन बेडली का माइक्रो 820 PLC है। ओमरॉन का CP1E PLC है। ऐसे बहुत सारे PLC है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेज ये है कि ये स्मॉल रहता है। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से पावर सप्लाई, अलग से मेमोरी, अलग से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लग एंड प्ले रहता है, उसमें प्लग करो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। और स्मॉल एप्लीकेशन जहाँ पे जैसे कि आपको कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाना है, जैसे आपको एक वॉल कंट्रोल करना है या एक टैंक का लेवल कंट्रोल करना है, ऐसे कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन रहते हैं, उस पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज उसके ये है कि द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फिक्स आर्किटेक्चर इज़ द वी कांट एबल टू एक्सपांड। बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते, उसमें छोटे जितने आयोज है उतने ही यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपर्ट उसको करने की फैसिलिटीज़ नहीं रहती। देन वी गो फॉर द modular architecture. In modular architecture, the PLC has the separate module for each of its hardware component. Each PLC module is the interconnected using the common mounting system. सो कॉमन माउंटिंग सिस्टम के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे है हमने देखा है कि S7 300 की सीरीज़, S7 1500 की सीरीज़, जिसमें PLC अलग रहता है, इनपुट मॉड्यूल अलग रहते हैं, आउटपुट मॉड्यूल अलग रहते हैं, पावर सप्लाई अलग रहता है, और हम उसको मॉड्यूलरली कितना भी एक्सपांड कर सकते हैं। बेसिकली इसका भी लिमिट रहता है, लेकिन इट्स वेरी ह्यूज नंबर, और ये मीडियम एप्लीकेशन, हायर एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन के लिए वेरी सूटेबल है। उसको एक्सपांड हम कर सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज है कि उसको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। दूसरा है कि उसको और बड़े रेंज पे, जैसे पूरा प्लांट का यदि हमें प्रोग्रामिंग करना है और प्लांट के पूरे आईओज यदि इंट्रोड्यूस करने हैं, तो हम उसे नहीं कर सकते। एक सिंपल एक मशीन का हम कर सकते हैं। ओके, देन गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर।
डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर मीन्स द इट्स अ वेरी ह्यूज आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हाई एंड ऑफ द PLC यूज़ करते हैं विथ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एंड कैपेबिलिटी टू इंटरकनेक्ट द हार्डवेयर कंपोनेंट अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन वाया द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। Each location of the distributed PLC systems contain the multiple hardware module that is the housed in the mounting system and usually called as the node or rack or drop। बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गए, एडवांस हो गए, लेकिन हम सिंपल भाषा में यदि बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, एक PLC रहेगा, PLC के साथ IOs रहेंगे जो एक एरिया को कंट्रोल करेंगे। जैसे हम कंसीडर कीजिए कि आपको पूरा प्लांट यदि कंट्रोल करना है यूजिंग द वन PLC, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हायर एंड का CPU लेंगे, हायर एंड के साथ कुछ IOs कार्ड डालेंगे और प्लांट में दूसरे एरिया में जैसे है कि 5 मीटर के बाद दूसरा एरिया रहता है, दूसरा वहाँ पे स्टेशन है, उसको यदि कंट्रोल करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिमोट मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। रिमोट मॉड्यूल इज द जस्ट अ रिमोट मॉड्यूल विच इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन विद द मेन PLC और वहाँ पे हम IOs कार्ड ऐड कर सकते हैं। ऐसे प्लांट में दूसरा और एक PLC डाल दिया, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन कर दिया और ऐसे रिमोट IOs हम डाल दें और सारे के सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हाई स्पीड पे कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। Advantage of this architecture, we can control the huge amount of the stations. We can control the huge amount of the nodes. Disadvantage is the very complex architecture और simply ये बहुत बड़ा है तो cost effective नहीं रहेगा, cost will be the increase। तो आर्किटेक्चर के बारे में हमने सीखा कि PLC के 3 आर्किटेक्चर रहते हैं, फिक्स आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो PLC हैज़ द 3 आर्किटेक्चर, फिक्स आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। गाइज हम ये इतना बेसिक क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इससे ही हमारा स्टार्टअप क्लियर हो जाता है, फिर बाद में हमें ये नहीं समझाना पड़ता कि व्हाट इज़ मॉड्यूल, व्हाट इज़ द RIO, व्हाट इज़ द PLC, व्हाट इज़ द पावर सप्लाई, ये सारा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिक एक PLC के हार्डवेयर के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी PLC सिस्टम रहने दो, उसमें ये 5 मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट है। जैसे है द फर्स्ट मॉड्यूल इज द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ऑब्वियसली इट इज ऑन द नेम, इज रिस्पॉन्सिबल टू द टेक to provide the power to the PLC. Then processor is the CPU of the systems. It is a microprocessor and it can able to the process your instruction. Then input interface, हमारी लैंग्वेज में यदि बात करें तो इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। सो गाइज ये कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या है? कम्युनिकेशन इंटरफेस हमने लास्ट टाइम में सीखा कि वी रिक्वायर्ड द कम्युनिकेट विद द RIO मॉड्यूल, बट देन फॉर द कम्युनिकेट विद RIO मॉड्यूल वी रिक्वायर्ड द कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक PLC दूसरे PLC के साथ कम्युनिकेट करेगा, मेन PLC RIO के साथ कम्युनिकेट करेगा, PLC SCADA के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, PLC HMI के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, PLC रोबोट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, PLC ड्राइव के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है। ओके, देन द another sixth part is the programming device. Programming device is also important. Also important means उसके सिवा हम प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा हमने बेसिक सीख लिया PLC के हार्डवेयर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेन कोर्स। द मेन कोर्स वी आर द स्टार्टिंग हियर. So we are the interesting about the TI portal. So TI portal is the, as we already knows, is the Siemens platform. So which from the TI portal we can program the Siemens PLC like the S7 1200, 300, 1500. Okay. TI portal is the सॉफ्टवेयर, उसका जर्नी स्टार्ट हुआ उसके वर्जन 10.5 से।
सो फ्रॉम 10.5 टू वो अपग्रेड होता गया. देन द V11 इज़ द लॉन्च, देन द V13 इज़ लॉन्च, देन द V14 इज़ लॉन्च, देन द V15 इज़ लॉन्च, देन V15.1 इज़ लॉन्च, देन 16 इज लॉन्च. 16 के इमिडिएटली बाद 17 लॉन्च किया और 17 के बाद अभी उन्होंने 18 लॉन्च किया है. तो 18 इज़ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम इन दिस सीरीज़. वी आर गोइंग फॉर द V17. V18 के बारे में हम बाद में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. सिर्फ वो उनके सॉफ्टवेयर के वर्जन क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स रहते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल एप्लीकेशन हैं जो सॉल्व नहीं होते, तो वो उनका वर्जन अपडेट करते रहते हैं. एडवांटेज ऑफ द TI पोर्टल के एडवांटेज हम पूरे सीरीज़ में तो सीखने वाले हैं कि उसमें कैसे फिजिबिलिटी है, इमीडिएटली कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है, कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ये सारे फीचर्स हम सीखने वाले. और करंट वर्जन मैंने आपको बता दिया कि करंट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन इज़ द V18 इज़ यूजिंग, बट वी आर द इन दिस सीरीज़ वी आर द यूजिंग द V17 पे हम प्रोग्रामिंग करने वाले. गाइज उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम V18 की फ़ीचर भी हम एक सीरीज़ में, एक वीडियो में ऐड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला ही हाउ टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट इन TI पोर्टल. हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन द TI पोर्टल, उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट TI पोर्टल कैसे इंस्टॉल करेंगे. गाइज TI पोर्टल कैसे इंस्टॉल करें बताया ही नहीं मैंने, और आप बोल रहे हो कि उसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो. लेकिन गाइज मैं आपके कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. वहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया है कि जिसमें सीखा है कि हाउ टू इंस्टॉल द TI पोर्टल. सो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि आपने TI पोर्टल ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है. ठीक है, हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे TI पोर्टल 18 भी है मेरे पास. लेकिन हम जो प्रोग्रामिंग इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं तो TI 17. हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं. तो प्रोजेक्ट का हमने नाम लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम. आप पाथ दे सकते हो कौन सा भी, ऑथर आपका किसी का नाम बन जाएगा, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए. TI पोर्टल कुछ फंक्शन क्रिएट करने के लिए टाइम लगाता है. सो व्हाइल प्रोग्रामिंग इन TI पोर्टल आप लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखिए. ओके, so we can write the PLC programming configure technology, but we can configure HMI. So let's go for the project view. हम प्रोजेक्ट व्यू में आ गए, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के व्यू दिखेंगे. यहाँ पे आप देखिए कि ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो हम प्रोजेक्ट में दूसरा आगे है, हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे. देखिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम जो बोल रहे हैं इट्स द सेम एज द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट. सो इट इज़ द सेम. सो गो फॉर द ऐड न्यू डिवाइस. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1200 है, 1500 है, 300 है, 400 है, सब ड्राइव कंपोनेंट है. ये कंट्रोलर की बात कर रहे हैं हम. सो वी कैन कॉन्फ़िगर द एनी PLC. सो वी आर द गोइंग फॉर द प्रोग्रामिंग S7 1500. सो वी कैन चूज़ द 1500 PLC. यहाँ पे देखिए HMI की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, SCADA की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पैकेज आपके TI के साथ इंस्टॉल होनी चाहिए. ठीक है, जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसको हम लेंगे.
और इसको 2.8 करेंगे तो ये हमारा 1515-2 का PLC है। उस PLC की यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस 500 KB कोड मेमोरी, 3 MB इज द डाटा मेमोरी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग CPU, सो वी कैन ओके। तो यहाँ पे ओके करने के बाद आपको उस CPU के सारे फंक्शन एनेबल हो जाएंगे। So once it is enabled, you can configure your IP address, you can configure the IOS address। लेकिन यहाँ पे TI पोर्टल बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट क्रिएट करके देता है। सो आपको IP एड्रेस एनेबल करने की ज़रूरत है, इनपुट आउटपुट एड्रेस एनेबल करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली एनेबल होके आते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं है, ये इट्स बिकॉज ऑफ लैपटॉप। गाइस आप तो अच्छा लैपटॉप यूज़ करो। ये CPU हमारा आ गया। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम ये बना लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके जो कंपोनेंट इसमें यूज़ हो सकते हैं वही कंपोनेंट वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये इनपुट मॉड्यूल है। यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल की हम यदि बात करें तो 16 DI वाला मॉड्यूल है। तो 16 DI मतलब 16 इनपुट वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ऐसे आप इनपुट मॉड्यूल उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 2 इनपुट मॉड्यूल ले लिए, फिर उसके बाद आप आउटपुट मॉड्यूल ले सकते हो। जैसे हमने आप ये ले लिया, बेसिक में ही स्टैंडर्ड लेते हैं, ये स्टैंडर्ड आउटपुट मॉड्यूल ले लिया। तो ये आपका मॉड्यूल आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हार्डवेयर हो गया, ये हो गया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से कंपाइल होना चाहिए, तब जाके आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ओके है। कोई भी एरर आना नहीं चाहिए। यदि कुछ एरर आता है तो उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट इज़ गोइंग टू कंपाइल। जो मैंने जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बनाया है वो 100% बराबर है या नहीं है। एक्चुअली ये TI पोर्टल का फीचर्स जो है, एक तो वो वहाँ पे एरर ज़्यादा कुछ देता ही नहीं, दूसरा है कि आपको कुछ गलत करने नहीं देता, और एरर भी आ गया तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन भी बताता है। तो ब्लॉक वाज द सक्सेसफुली कंपाइल्ड, मीन्स हमारा जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। गाइज मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर, यहाँ पे देखिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट कोई नहीं लिए, सेम PLC 1515 PLC ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के फीचर्स थोड़े से समझ के लेते हैं। तो बेसिकली द मोर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स। सो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के ये सेशन है, तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही प्री डिफाइन कुछ लिखा है, लेकिन ये फॉरगेट अबाउट दिस। और हम ये बात करने वाले हैं कि बाकी के। तो यहाँ पे PLC टैग है, PLC डेटा टाइप्स है, फिर वॉच टेबल है, फिर यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मैंने जैसे ही बोला कि इट्स सेम, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज बोथ आर द सेम। सो वी कॉन्सेंट्रेट अबाउट द PLC प्रोग्रामिंग। सो PLC प्रोग्रामिंग में हमने अभी तक सीखा है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाता है। यहाँ पे PLC प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है OB1। OB1 क्यों इम्पॉर्टेंट है या आप मुझे कमेंट में बताओगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो OB1 ही क्यों यूज़ करना है ये आप मुझे सिखाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे वीडियो में आपको सिखाया है कि OB1 क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, OB1 में हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो जैसे मैंने OB1 ओपन किया, यहाँ पे मैंने फिल्ली ऑब्वियसली कुछ प्रोग्रामिंग लिखा होगा, देखते हैं।
गाइस ये बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे फॉरगेट अबाउट दिस, हम यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जैसे हमें एक क्या करना है, एक लाइट ऑन करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइट ऑन, ये लाइट ऑन। ठीक है, लाइट ऑन करनी है तो लाइट ऑन के लिए ये फंक्शन लिख दिया। लेकिन लाइट मुझे कैसे ऑन करनी है, तो मैं कुछ बटन दबाऊंगा, स्टार्ट बटन दबाऊंगा, फिर स्टॉप बटन दबाऊंगा। तो ये मैंने दबा दिया स्टार्ट पुश बटन, ओके, फिर स्टॉप पुश बटन, और यहाँ पे उस लाइट को मैंने क्या कर दिया, लैच कर दिया, और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए क्रॉस आ रहा है, कुछ एरर है, यहाँ पे एरर है क्योंकि ये हमने क्या लिखा है, नाम लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, लेकिन उसको कुछ टैग नहीं दिया। तो हम उसको टैग डिफाइन करेंगे, डिफाइन टैग, और ये लोकल टेम्प ही बनाते हैं फ़िलहाल, ओके, क्योंकि हम बाद में सीखने वाले ये टैग क्या रहता है और कैसे रहता है। देखिए हमने लाइट ऑन कर दिया, स्टार्ट बटन दबा दिया तो लाइट ऑन हो जाएगी, और उसको हम यहाँ से लैच करके, जब तक स्टॉप बटन नहीं दबाएगी वो लाइट बंद होगी। ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया, लेकिन हम ये प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर्स हम सीखने वाले हैं आगे। तो चलो सीरीज़ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ तक आए थे, ये सारा हो गया छोटा सा प्रोग्रामिंग। अभी देखिए जो हमने पीएलसी प्रोग्रामिंग में सीखा था या देखा है अभी तक, ये स्मॉल स्टफ़ हो गया, लेकिन हमें बहुत अंदर तक जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एड्रेसिंग ऑफ द पीएलसी। एड्रेसिंग यहाँ पे 3 तरीके से होती है। पहला है सिंबॉलिक एड्रेसिंग, दूसरा है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, थर्ड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। Symbolic addressing, absolute addressing, indirect addressing. These are the 3 types of the addressing in the PLC. So let's learn about the individual. Symbolic addressing. Symbolic addressing uses the descriptive name or the symbol that assigned to the specific memory location. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है फर्मेंटर डॉट लेवल, दैट इज़ द वी कैन यूज़ दैट एज द symbolic addressing. And TI portal also support the symbolic addressing. In TI portal we can use, और यहाँ पे आप देखोगे PLC प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोग्रामिंग ये स्टार्ट PB जो हमने यूज़ किया, दैट इज़ द सिंबॉलिक एड्रेसिंग। यहाँ पे देखिए स्टार्ट PB, हम स्टार्ट PB जहाँ पे भी लिखेंगे ये सिंबॉलिक एड्रेसिंग हो जाएगा। लाइट ऑन जो है ये सिंबॉलिक एड्रेसिंग है। तो इसलिए गाइस मैंने पहले बताया नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए थे, तो अभी आप समझ गए कि ये सिंबॉलिक एड्रेसिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मतलब क्या कि एड्रेसिंग यूजेस द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस टू द एक्सेस डेटा। मतलब ये जो है इसका मेमोरी में जो लोकेशन है उस लोकेशन का डायरेक्टली नंबर, वो जो नंबर यूज़ करेंगे हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग यहाँ पे देखिए DB5 DBW10 है, DB5 DBW14 है, ऐसे कुछ भी रह सकते हैं। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग में हमने देखा, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे M4.5 है, 4.6 है, M4.5 है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको स्टार्ट पुश बटन यदि लिखता हूँ तो दोनों भी आते हैं, एक है सिंबॉलिक आता है, एक एब्सोल्यूट आता है, और मैं M4.5 आता हूँ, 4.5 लिखता हूँ तो वही आता है। मतलब ये क्या है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग बोथ आर द सेम एंड बोथ आर द इंटरलिंक्ड। सो वी कैन यूज़ द बोथ इन TI पोर्टल, एब्सोल्यूट एंड सिंबॉलिक एड्रेसिंग वी कैन यूज़। ओके गाइज, थोड़ा समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आगे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सिर्फ समझ के लीजिए कि ये एड्रेसिंग टाइप रहता है,
उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, हम अगले सीरीज़ में देखेंगे, इस सीरीज़ में नहीं करेंगे क्योंकि ये सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूजेस द ऑफसेट फ्रॉम द बेस एड्रेस टू द एक्सेस एड्रेस। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने वॉल करके एक है, तो वॉल में मेरे 100 वॉल है, 1 से लेके 100 तक वॉल है। तो मुझे कोई वॉल करना है, 5 नंबर का वॉल करना है। तो 5 नंबर का वॉल यदि मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वॉल डॉट वॉल, यहाँ पे 5। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये 5 नंबर का ही करना है। जो मुझे कुछ क्लाइंट बोलेगा वो मैं ओपन करूँगा। तो जो क्लाइंट मतलब HMI में जो मैं वॉल नंबर लिखूँगा तो वो वॉल नंबर दिखना चाहिए। तो वो HMI में क्या करूँगा, एक एड्रेस दे दूँगा वॉल नंबर। तो वॉल नंबर को उसको दे दिया, तो यहाँ पे 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेसिंग जो HMI में देंगे उसके हिसाब से चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं, इनडायरेक्ट है कि मतलब मैं किसी को बताऊँगा तो वो आगे वाले को बताएगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो किसको बताने वाला है। जो मैं बोलूँगा उसको वो बताएगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग थोड़ा तो समझ में आया होगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डीप में सीखने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। गाइज इतना तो आपको मोटा समझ में आया होगा। तो अभी जाते हम PLC डेटा टाइप्स। सो इन डेटा टाइप इन द PLC द एलिमेंट्री डेटा टाइप्स एंड द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। फिर से कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि ये डेटा टाइप क्या है, ये हमें क्या सिखा रहा है। कि गाइज मैं वही बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग जाने से पहले आप ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं भी पहले बोर होता था कि यार मुझे ये क्या सिखा रहे, कि जब मैं सीख रहा था तो ये डेटा टाइप क्या रहता है, ये क्या रहता है। लेकिन गाइज ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एलिमेंट्री डेटा टाइप्स, एलिमेंट्री डेटा टाइप्स इज़ द स्मॉल डेटा टाइप। यहाँ पे आप जैसे इंटीजर है, एस इंट है, डी इंट है, इंटीजर हो गया, बीट हो गया, बाइट हो गया, वर्ड हो गया, देन रियल हो गया, एल रियल हो गया। ये सारे जो डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स एलिमेंट्री डेटा टाइप्स है, जिसपे आप एक स्पेसिफिक साइज़ और वैल्यू ये करते हो। जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर है तो 0 से यस इंट है, तो यस इंट जो है 0 से 250 तक लेता है। ये ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, तो उसको आप सीख लीजिए। देन द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स मीन्स दैट द टाइम है, जो टाइम है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। देन द टाइम ऑफ द डे है, कैरेक्टर है, डब्ल्यू स्ट्रिंग है, ये सारे जो क्या ये है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से। वर्किंग विथ इंस्ट्रक्शन इन TI पोर्टल। तो पहला है TI पोर्टल में इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन में जैसे वी गो फॉर द बेसिक इंस्ट्रक्शन में इतने सारे टाइप्स है। जनरल है, बिट ऑपरेशन है, टाइमर ऑपरेशन है, काउंटर ऑपरेशन है, कंपेरेटर ऑपरेशन है, मैथ ऑपरेशन है, मूव ऑपरेशन है, बहुत सारे। तो हम ये थोड़ा सा यहाँ से निकल के हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन करके एक टैब है। इस टैब में देखोगे तो ये हमारे क्या है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है। हम इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को बड़ा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बेसिक इंस्ट्रक्शन में पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि कोई मैं जो ब्रांच बनानी है या क्लोज करनी है, मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है। ओके, तो इंसर्ट इनपुट, यहाँ पे हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि जो हमें बेसिकली यूज़ हो सकता है। ठीक है, कोई एम्प्टी बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली है। फिर है बीट लॉजिक है, जहाँ पे हमने इंजीनियरिंग में सीखा था, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, नॉट, कॉइल, नेगेटिव असाइनमेंट, सेट कॉइल, रीसेट कॉइल, सेट कॉइल, SR फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स,
ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। देन टाइमर्स है, ये इसको सबको हम सीखने वाले हैं। टाइमर है, टी ऑन है, टी ऑफ है, देन काउंटर है, कंपेरेटर है, कंपेरेटर काउंटर में अप काउंटर डाउन काउंटर है, कंपेरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। मैथ्स फंक्शन है, मैथ फंक्शन में कैलकुलेट है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, ये सारे फंक्शन हमें समझ के लेने हैं और सीखने हैं। तो इतने सारे सीखने के बाद ये मूव फंक्शन है। मूव फंक्शन मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में, एक जहाँ पे डेटा है वो दूसरे डेटा में मूव करने के लिए। जैसे डेटा को क्या रहेगा, देन अगेन सेम, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप्स। ये इंटीजर भी रह सकता है, वर्ड भी रह सकता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, एरे रह सकता है, कुछ स्ट्रक्चर रह सकते हैं, यूनिटी टाइप्स रह सकता है, बहुत सारे ये रह सकते हैं। देन द कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं वो फंक्शंस हैं। ये सारे जो है बेसिक इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे के सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन हमें कंप्लीट करने हैं, जितने हो सकते हैं उतने हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद है एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन। एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे मेनली सम कॉम्प्लेक्स डेटा को ये कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन जो है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन, डेट टाइम एंड डेट ऑफ द टाइम ऑफ द डे। डेट टाइम में है टी कम, तो कंपेयर द टाइम, दो टैग में टाइम है, वो टाइम को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टाइम एंड एक्सटेंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। टाइम में ऐड कर सकते हैं, टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, इतना सारा चीज़ तो टाइम के साथ कर सकते हैं। प्रोसेस इमेज के साथ मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेनली है स्ट्रिंग और कैरेक्टर। स्ट्रिंग कैरेक्टर में साथ हमें बहुत सारा ये करना पड़ता है। तो जैसे स्ट्रिंग मूव करनी है, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करना है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, दो स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, उसको हेक्स में कन्वर्ट करना है, आस्की में कन्वर्ट करना है। ये बहुत सारे फंक्शंस है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं। ये सारे फंक्शंस हम यूज़ करना सीख लिए तो लॉजिक बनाना इट्स यूअर्स की। लेकिन उसके लिए ये सारे जो हथियार है, ये हथियार आपको पता चाहिए और सारे हथियार का इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। कौन सा हथियार कब यूज़ करना है, यू शुड बी नो। तो इसीलिए मैं आपको ये इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। देन वी गो फॉर द डायरेक्टली यूजिंग द सम इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले है टाइमर। टाइमर इज़ द, यू नो दैट इट इज़ अ बेसिक इंस्ट्रक्शन वी कैन यूज़। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइमर का कुछ स्मॉल यूज़ किया है। तो शायद ये, हाँ, यहाँ पे 1 सेकंड का पल्स बनाया है जो हर एक 1 सेकंड के बाद उसको ऑन करेगा। जैसे ये नहीं है तो टाइमर स्टार्ट होगा, जैसे टाइमर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे होगा। ये कुछ मैं ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ। सो हम टाइमर की थ्योरी पढ़ लेते पहले। थ्योरी, यू कैन यूज़ द जनरेट द ऑन डिले इंस्ट्रक्शन टू डिले द सेटिंग क्यू आउटपुट। मतलब क्या, मतलब ये है कि हम एक आउटपुट जनरेट करने के लिए उसको डिले कर सकते हैं और डिले के बाद वो आउटपुट जनरेट होगा। तो इस ब्लॉक के पैरामीटर्स देखते हैं। तो पहला पैरामीटर है इन मतलब यहाँ पे जब एनेबल होगा तब उसको आप बुलियन दे सकते हो। देन पीटी में ये है प्रोसेस टाइम, जो जितने टाइम के लिए हमें वेट करना है, जितने ड्यूरेशन के लिए वेट करना है, ड्यूरेशन ऑफ द डिले, ऑन डिले, लेकिन ये ऑन का डिले, ठीक है। तो उसको हम कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या आएगा, डेटा टाइप क्या आएगा, देखिए हर कोई आपको डेटा टाइप के बारे में बता रहा है। डेटा टाइप क्या आएगा, टाइम, ओके। और उसको हम कर सकते हैं क्यू इज़ द आउटपुट, उतने डिले के बाद जो आउटपुट ऑन होने वाला, दो है क्यू
ET इज़ द अगेन देन द आउटपुट। ये ET में ये दिखाएगा कि वो करंट टाइम कितना चल रहा है। ओके, तो इसको हम ना कुछ मुझे लगता है उसको इतना में नहीं हम सीख पाए, उसको हम प्रैक्टिकली कुछ लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करेंगे TI पोर्टल में। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बना के रखा था, ये ChatGPT के बारे में ये है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन का आउटपुट यहाँ पे कर सकते हैं आप, याद है मैंने कुछ वीडियो में आपको सिखाया था। सिमुलेशन ऑन हो रहा है, PLC पावर ऑन हो रहा है। अरे PLC ये हमारा सिमुलेशन ऑन हो गया। इस सिमुलेशन में हमें कुछ अपना जो प्रोग्राम है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो कम्युनिकेट कर पाएगा ना, तो मतलब सिमुलेट करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उसको कर दिया और उसको कर दिया डाउनलोड ट्रस्टेड, और ये PLC में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो डाउनलोड होने से पहले वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करके पूरा प्रोग्राम चेक करेगा, पूरा प्रोग्राम में कहीं एरर है नहीं है, उसको कंफर्म करने के बाद ही डाउनलोड करेगा। डाउनलोड के लिए पूछ रहा है सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ओके लोड। ओके, स्टार्ट मॉड्यूल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट मॉड्यूल कर दिया और इसको ये फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी CPU हमारा जो सिमुलेशन वाला CPU है वो रन मोड में आ गया। इट्स वेरी गुड। तो उसको हम करते हैं मिनिमाइज़ और हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में गाइज मैं थोड़ा बहुत फिर से फास्ट हो गया, तो प्रोग्राम को ऑनलाइन आपको आना है, फिर आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गाइस देखिए, ये हमारा टी ऑन का टाइमर है। हमने क्या कर दिया, टी ऑन में देखिए इनपुट जैसे स्टार्ट हो जाता है तो उसका टाइम ऑन हो जाता है, और जैसे ये आउटपुट ऑन होता है तो ये होता है। तो गाइस ये एक्चुअली टी ऑन का भी फंक्शन है, और ये मैं आपको ये सिखाना चाहता कि 1 सेकंड का पल्स कैसे बनाए। तो ये आपके वीडियो में, यहाँ पे वीडियो में ऐसा नहीं दिखेगा कि ये पल्स रन हो रहा है, लेकिन गाइस ये रन हो रहा है कि ये रन सिर्फ एक स्कैन के लिए हो रहा है। एक PLC का स्कैन मतलब क्या रहता है कि PLC जैसे आपको बेसिकली पहले से पता है कि PLC क्या करता है कि इनपुट स्कैन करता है, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, फिर आउटपुट ऑन कर देता है। तो पूरा प्रोग्राम वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब रन करता है, तो पूरा रन करने के लिए उसको जो साइकिल है उसे बोलते हैं 1 सिंगल साइकिल, तो स्कैन साइकिल। तो वो स्कैन साइकिल में वो ऑन रहता है, फिर बाद में ऑफ हो जाता है। तो ये जो है ये आपको आँखों से नहीं दिखेगा, लेकिन एक स्कैन के लिए ऑन है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। गाइज ये मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाला इसका आउटपुट एक्चुअल में ऑन है या कैसे है, लेकिन मैं उसका प्रूफ आगे दे दूंगा। तो समझ में आएगा आपको इनपुट कैसे देना है, प्रीसेट टाइम कैसे देना है, आउटपुट कैसे यूज़ करना है, और आपको ET कैसे दिखता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द टी ऑफ टाइमर। टी ऑफ टाइमर इज द सेम टाइमर बट इट्स डिले ऑफ द ऑफ को डिले करेगा। ये पहले कैसे था, ऑन के लिए डिले कर रहा है, अभी कैसे है, ऑफ के लिए डिले करेगा। तो ऑफ के लिए डिले कितना करेगा, अगेन सेम पैरामीटर, वंस द इनपुट इज ऑफ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनपुट ऑफ होने के बाद जो हमने आउटपुट दिया है, आउटपुट उसके बाद 1 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। ओके, तो हम इसको चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टी ऑन का टाइमर बनाया था, यहाँ पे देखिए टी ऑफ का टाइमर बना दिया। अभी टी ऑफ का टाइमर बना दिया, यहाँ पे उसको हमने ऑन कर दिया, तो हमारा जो है
टाइमर इमीडिएटली ऑन हो गया। तो टाइमर का यहाँ पे देखिए 1 सेकंड डाला था, लेकिन यहाँ पे टी ऑफ किया है और उसका आउटपुट यूज़ किया और हमने इसको बंद कर दिया। अभी इसको हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने उसको इनपुट हमारा 0 हो गया, फिर भी ये टाइमर ऑन रहा। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। शायद आपको यहाँ से ठीक से नहीं दिखाई दिया, तो मैं उसको 5 सेकंड कर देता हूँ। 5 सेकंड देखिए, मैंने इनपुट और टाइम और उसको डीबी असाइन कर दिया। फंक्शनलिटी एक कोई भी इंस्ट्रक्शन का समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार आपने समझ के ले लिया तो आपको देखिए आउटपुट उसका इमीडिएटली स्टार्ट होगा। मैंने आउटपुट आपको समझने के लिए नीचे इसलिए निकाला है कि ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अभी उसी को मैंने 0 कर दिया, तो ये 0 हो गया, लेकिन हमारा आउटपुट 0 नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ? जब तक 5 सेकंड होते नहीं। तो इसका यूज़ हम कैसे हैं? ऑफ डिले, बंद होने के बाद भी वो 5 सेकंड ऑन रखेगा। ओके, इसका फंक्शन बहुत कॉमनली है। जैसे कि आपका कूलिंग फैन है, कोई आपकी मोटर है, तो मोटर आपकी रन हो रही है, लेकिन मोटर बंद होने के बाद कूलिंग फैन इमिडिएटली हम नहीं बंद करते। उसके लिए क्या करते हैं? 5 सेकंड 10 सेकंड उसको कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं, इवन दो मोटर बंद होने के बाद। तो कूलिंग फैन 5-10 सेकंड ऑन करना है, तो हम टी ऑफ का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइमर इज द पल्स जनरेटेड टाइमर। पल्स जनरेटेड टाइमर भी हम कैसे कि देख लेते हैं उसके डेफिनेशन। यू कैन यूज द जनरेट द पल्स इंस्ट्रक्शन टू सेट द आउटपुट फॉर द प्रोग्राम ड्यूरेशन। मतलब हम प्रोग्राम में जितना ड्यूरेशन देंगे उतने टाइम का वो पल्स जनरेट करा। पल्स मतलब क्या? उस टाइम के लिए वो ऑन रहेगा और फिर इमीडिएटली ऑफ रहेगा। अब उस कंडीशन में इनपुट चाहे ऑन रहे या इनपुट चाहे ऑफ रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनपुट का जैसे ही पॉजिटिव ट्रिगर आएगा वो एक पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम जाते हैं नीचे, हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद ये क्या हो गया? 2 सेकंड का पल्स था, 2 सेकंड के बाद वो ऑफ हो गया। एक्चुअली ये 2 सेकंड के बाद ऑफ हुआ, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ 2 सेकंड के बाद ही ऑफ होगा, ये ऐसे नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा जो पल्स है, मैं थोड़ा सा भी उसको फास्ट कर देता हूँ। मैंने बंद कर दिया। देखिए इनपुट देखिए फिर से मैं करता हूँ, मैंने इनपुट है ना ऑन कर दिया, बंद कर दिया, फिर भी ये पल्स ऑन है। समझ में आया? तो इनपुट ऑन रहने दो, बंद रहने दो, कंटिन्यूसली ऑन रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पॉजिटिव ट्रिगर पे स्टार्ट हो जाता है और उतने सेकंड के लिए, उतने डिले के लिए वो पल्स आपको जनरेट कर देगा। मतलब इट्स अ पल्स टाइमर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखते हैं काउंट अप। You can use the count up instruction to increment the value of the output CV। आप किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए CV करंट वैल्यू को काउंट अप कर सकते हो यूजिंग द इनपुट। लेकिन इनपुट जो है, इनपुट इज द अगेन द पल्स। वो सिर्फ पॉजिटिव ट्रिगर को चेक करेगा और पॉजिटिव ट्रिगर के बाद उसको स्कैन में, एवरी स्कैन में चेक करेगा। ठीक है, तो इनपुट है अपना काउंट अप। जैसे काउंट अप आएगा तो ये बुलियन रहेगा, ऑब्वियसली काउंट अप आएगा तो पल्स ये करेगा।
आर इज द रीसेट काउंटर, आप काउंटर रीसेट भी करना चाहेंगे ना, तो रीसेट काउंटर। पी वी इज़ द प्रीसेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू आपका इंटीजर रहेगा, डेटा टाइप उसका हमेशा इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर में आप कुछ भी दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो, आउटपुट दे सकते हो, मेमोरी बिट दे सकते हो, डीबी दे सकते हो, लोकल वेरिएबल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई भी कांस्टेंट भी दे सकते हो। क्यू इज़ द आउटपुट, आउटपुट मीन्स डायरेक्टली आउटपुट काउंटर स्टेट, एंड यहाँ पे करंट वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ द काउंटर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट टू हियर। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ अच्छा देखने के लिए यहाँ पे काउंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए जो हमने लास्ट टाइम में जो 1 सेकंड का पल्स बनाया था, 1 सेकंड का पल्स बनाने के बाद हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल ये जो काउंटर है, काउंटर इंक्रीज हो रहा है हर 1 सेकंड के बाद, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग करते टाइम है ना, आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिखेंगे जो स्पेशली प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद भी नहीं दिखते, विजुअलाइज नहीं होते, लेकिन वो रन होते रहते हैं। तो वो अंडरस्टैंड हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे जो टी ऑन है, ये टाइमर देखिए, ये टाइमर कैसे जैसे ऑन होगा तो ये पल्स ऑन होगा, तो ये पल्स ऑन होगी तो ये बंद हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि ये इसने ऐसे कैसे लॉजिक लिख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये पल्स ऑन होती है तो ये बीट ऑन होता है, लेकिन ये बीट कैसे ऑन होता है, यहाँ पे भी ऑन रहेगा, नीचे भी ऑन रहेगा, नीचे भी ऑन रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ से वो पूरा लॉजिक घूम के फिर से जब ऊपर से कर्सर आएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये टाइमर फिर से बंद होगा, तो टाइमर फिर से बंद होगा तो यहाँ पे ये भी बंद हो जाएगा। मतलब ये जो बीट है, ये 1 सेकंड पल्स का, ये एक स्कैन के लिए ऑन है, और हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो स्कैन को कैप्चर कर पाए। तो यहाँ पे काउंट अप हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यही मेरा ये था कि जो मैंने टी ऑन का टाइमर बता दिया था, लेकिन आपको बताया था कि ये पल्स है, ऑन होती है, और उसको हम दिखाई नहीं दे पा रहे। तो यही प्रूफ है मेरा कि ये पल्स है। देखिए यह पल्स मैंने काउंटर को लगा दिया, तो ये काउंटर हर 1 सेकंड के बाद इंक्रीज हो रहा है। एवरी 1 सेकंड इट्स काउंट इज इंक्रीज। ओके, तो हम हमारे काउंटर के बारे में बात करते। तो काउंटर को हम डेटा टाइप दे सकते, उस जहाँ पे ये जो पल्स आएगी उस पल्स को काउंट करेगा। रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू, और करंट वैल्यू में देखेंगे तो ये करंट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रही। तो ये है काउंट अप, मतलब हर एक काउंट अप के पल्स पे वो काउंट अप हो जाएगा। देन द काउंट डाउन, यू कैन यूज द काउंट डाउन इंस्ट्रक्शन टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द करंट CV। करंट जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू को डाउन कर सकते हैं। तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट हम डाउन कर रहे हैं। जैसे पल्स आता है, पल्स पे निगेटिव डाउन हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो रही है, ये निगेटिव जा रही है वैल्यू। यहाँ पे निगेटिव जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे करंट वैल्यू है, उसको हम फिर से उसको ओरिजिनल कर सकते हैं। ओके, आगे जाते हैं। कंपैरेटर ऑपरेशन। कंपैरेटर ऑपरेशन इज द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। ये हमें मैक्सिमम टाइम यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कंपैरेटर ऑपरेशन में है कंपेयर इक्वल, कंपेयर नॉट इक्वल, कंपेयर ग्रेटर देन इक्वल, कंपेयर लेस देन इक्वल, कंपेयर ग्रेटर देन, कंपेयर लेस देन, ऐसे बहुत सारे। तो ये 7, 1200, 1500 में यूज़ करना है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल कंपेयर इंस्ट्रक्शन है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन का हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कंपेयर इंस्ट्रक्शन इक्वल टू का एक फंक्शन बना लिया। जैसे यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे 2 वेरिएबल दे सकते हैं, उसको कंपेयर होने के बाद यदि वो दोनों सेम हैं तो ही आउटपुट ऑन होगा।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 5 एंड 5, 5 एंड 5 तो सेम ही रहेगा 5.0 5.0। तो वो यदि ओके हो रहा है इसलिए आउटपुट क्या हो रहा है, इक्वल टू ओके। 5 को ओके कर रहा है। फिर नॉट इक्वल टू में यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंपेयर किया, रियल वैल्यू। आप उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप इंटीजर भी ले सकते हैं। तो इंटीजर लेने के बाद ये 5.0 कंपेयर नहीं करेगा, तो इसको ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल तो रियल ही रख लिया। फिर उसके बाद है एक बार डाउनलोड करना पड़ता है उसको। ठीक है, यहाँ पे है हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं नॉट इक्वल टू। यहाँ पे हमने स्पेशली मैंने आपके लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन बनाई है कि जैसे अलग अलग। यहाँ पे हम डेटा टाइप कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये राहुल करके स्ट्रिंग है, ये सचिन करके स्ट्रिंग है। तो राहुल इज नॉट, ऑब्वियसली राहुल इज नॉट इक्वल टू सचिन। राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट क्या मिला, नॉट इक्वल टू। तो क्रिकेट के बारे में तो हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ठीक है, इतना तो पता है कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर दोनों सेम नहीं है, वैसे ही इनके नाम भी सेम नहीं है। तो हमने यहाँ पे उनके नाम कंपेयर कर लिए। आगे है कंपेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये है कि ये आउटपुट कब जनरेट होगा, जब पहला वाला वैल्यू ऊपर जो वैल्यू है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से ग्रेटर रहेगा और इक्वल टू, दोनों ग्रेटर भी रहेगा या इक्वल भी रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे मॉडिफाई यदि मैं करता हूँ और उसको मैं 24 करता हूँ, तो उसको इसे हम 24 करते हैं। तो 24 करने के बाद ये आपका कंपैरिजन ओके हो गया। तो उसी को हम यदि मॉडिफाई करते हैं और उसको 25 करते हैं, तो 25 करने के बाद भी आपका कंपेयर का इज द ग्रेटर देन इक्वल टू ओके है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब दिस वैल्यू इज द लेस देन द दिस और इक्वल टू दिस, तो ये कंपेयर करेगा। तो ये 100 तक आपको सेम ये करेगा। तो यहाँ पे देखिए 100 यदि कर दिया तो 100 को भी आउटपुट ऑन है। लेकिन जैसे ही मैं 101 करता हूँ, 101 करता हूँ तो 101 का आउटपुट ऑफ रहेगा। ये हो गया कंपैरेटर के इंस्ट्रक्शन। सम मैथ फंक्शन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, सम सीख लेंगे। जैसे है पहला जिसमें मैथ फंक्शन में है कैलकुलेट है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड है, निगेटिव है, बहुत सारे मैथ्स फंक्शन हैं जो आपको सीखने हैं। तो बेसिक जो है इंस्ट्रक्शन है हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बेसिकली यूज़ किया था, अगेन सेम यहाँ पे बार बार आपको सिखाने के लिए देखिए मैं वही 1 सेकंड का पल्स का यूज़ करना चाहता हूँ। और 1 सेकंड के पल्स पे मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, MW50 में 1 ऐड कर रहा हूँ। तो MW150 में जैसे 1 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 16 है जो दिखा रहा है, ये कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल वैल्यू आ गई। तो 1 पल्स में हमने क्या कर दिया, MW50 में फिर से वही 1 ऐड कर रहे, तो ये काउंट अप हो रहा है। और काउंट अप होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए ऐड फंक्शन यूज़ कर दिया, यहाँ पे कंपेरेटर कर दिया। जैसे ये काउंट ऑफ 1000 के नियर अबाउट जाएगी तो क्या करेगा, ये मूव फंक्शन है, तो ये फंक्शन ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये मूव फंक्शन को इनेबल करते हैं। तो मूव फंक्शन में क्या हो जाएगा, फिर से 0 मूव हो जाएगा। तो हमें उसे थोड़ा सा सीखने के लिए हम 90 कर देते हैं।
ठीक है, ये कहीं दूसरी जगह यूज़ हुआ होगा उसकी वजह से, तो इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें सीखना है ऐड फंक्शन, तो हम एक ऐड कर सकते हैं। फिर है सब्ट्रैक्ट, जैसे 1 सेकंड पे पल्स पे इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9, 9, 1, 5, 14, 13, ये 1, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और फिर से यहाँ पे हमने वही इंस्ट्रक्शन यूज़ कर दिया, लेस दैन इक्वल टू। तो जैसे लेस दैन इक्वल टू होता है तो वो 1000 मूव कर देता है। आपको समझ में आ रहा है गाइज कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इंटीजर फॉर्मेट में ले लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन आउटपुट आ गया 20। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यूज सकते हैं। डिवीजन फंक्शन है 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। तो डिवीजन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। गाइज यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शंस है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है कैलकुलेट इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 2 इनपुट है, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 डिवाइड बाय इनपुट 1 माइनस 2। ये कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लिख लिया मैंने, तो मैंने ये तरह ही लिखता हूँ। तो इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, तो सीधा 4 प्लस 5 9 आना चाहिए। तो हमारा आउटपुट आ गया 9। तो यहाँ पे मैंने उसी को यदि मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं ना मैथमेटिकल फंक्शंस, तो मैथमेटिकल फंक्शंस हम यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल सकते हैं कुछ भी। जैसे उसके आउटपुट आ गया 4 × 5 20। यहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड, एब्सोल्यूट, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैथ का फंक्शन हम डाल सकते हैं। तो ये था बेसिक इंस्ट्रक्शन मैथ फंक्शन, जिसमें आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एब्सोल्यूट, मिन, मैक्स, लिमिट, ये सारे जो है आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस में कुछ आपको यदि प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी हम मेनली फंक्शंस है, और आगे हम सीखने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शन इज द लॉजिकल ब्लॉक विदाउट मेमोरी। दिस ब्लॉक कैन बी created by users or called as many times as required. We can assign the different parameter in such function as the input, output and in-out, temp, कुछ भी। बेसिक लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि हमें कुछ एक फंक्शन बनाना है और उसको हम रिपीटेटिवली यूज़ करें, लेकिन उसकी मेमोरी हमें सेव नहीं करनी। तो मेमोरी क्यों लगती है? तो मेमोरी तो सबको लगती है, ऐसा नहीं है। मेमोरी, विदाउट मेमोरी मीन्स ये जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उस फंक्शन की मेमोरी, उस परफॉर्म ऑफ एक्शन की मेमोरी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोटर ड्यूअल, तो मोटर ड्यूअल में स्टार्ट बटन दबा दिया और वो आउटपुट ऑन कर देगा, बस इतना ही। लेकिन आप उन बीच में जो हमने जो एक्शन लिखे, उस एक्शन की मेमोरी वो सेव नहीं कर पाएगा, उसे हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते। ये है, तो उसे हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं एफसी। तो एफसी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने मोटर ड्यूअल के लिए यहाँ पे बना दिया, तो मोटर ड्यूअल के लिए हमने जो एफसी बनाया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमने एफसी कॉल कर लिया, लेकिन इस एफसी को हमने यहाँ पे कुछ मेमोरी नहीं दी है, मतलब कोई डी भी नहीं जनरेट किया। जैसे स्टार्ट बटन है तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद मोटर ऑन होगा, स्टॉप बटन दबाने के बाद मोटर बंद होगा, ऑटो में रहना चाहिए। जो भी लॉजिक है वो लॉजिक आप उसके अंदर लिख सकते हो। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको बार बार वही सेम लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार लॉजिक लिख लिया तो उसका एक एफसी बन जाता है। यहाँ पे देखिए मोटर ड्यूअल का, यहाँ पे मोटर ड्यूअल का एक एफसी बना है, फंक्शन कॉल बना है, फंक्शन ब्लॉक नहीं, फंक्शन कॉल बना है। फंक्शन ब्लॉक का इंफॉर्मेशन हम सीख रहे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें इसका यूजबिलिटी, इसके अंदर जो है लॉजिक, आपको लैडर लॉजिक लिखना है। लैडर लॉजिक लिख के आप उसको
इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको यदि बनाना है तो यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये कस्टमाइज आ रहे, तो आप गाइस चौंक जाओगे कि ये कैसे कैसे बनाया। तो सिंपल है, उसके लिए हमें इतने सारे उसको टाइप देने पड़ती है। एक है इनपुट, एक है आउटपुट, एक है इन आउट और टेम्प। तो देखिए यहाँ पे हमने उसको कैसे बनाया। तो यहाँ पे उसे हम करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इनपुट में है, आउटपुट में है, इन आउट में है, टेम्प में कांस्टेंट है और रिटर्न है। तो इनपुट में जो हम देंगे उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना है। उस डेटा टाइप के हिसाब से इनपुट के साइड आपको लेबल्स मिल जाएगा, जैसे स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, ऑटो मैनुअल है, स्टार्ट फीडबैक है, ये। और यहाँ पे मोटर ऑन कमांड है, ये है। अभी ये ब्लॉक में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए कि स्टार्ट, स्टॉप और मोटर ऑन का लॉजिक लिख लिया। गाइज मैं अभी लॉजिक आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए TI पोर्टल की फंक्शनलिटी देखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है और ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। फिर आउटपुट कौन सा ऑन करने वाले हो आप, मोटर ऑन। तो मोटर ऑन कर दी, मोटर ऑन। तो ये आपका लॉजिक बन गया। तो इसको आप कंपाइल करोगे और डाउनलोड करोगे, तो जितने भी आप ड्यूअल मोटर बना सकते हो, जितनी भी जगह कॉल करोगे उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट बटन कर दिया, मोटर ऑन कमांड कर दिया, मोटर ऑन पे, और ये हो गया। तो यहाँ पे देख लिए, जैसे स्टार्ट कर दिया तो मोटर ऑन का ये हो गया, और स्टार्ट बटन हटा दिया तो फिर भी बंद है। ठीक है, वो लॉजिक देखना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट बटन दबाने के बाद वो कंटिन्यूसली ऑन हो गया। ये है फंक्शन, लेकिन इसकी मेमोरी सेव नहीं है, सो मेमोरी इज नॉट यूज हियर। आगे हम चलते हैं, आगे बात करेंगे हम फंक्शन ब्लॉक की। फंक्शन ब्लॉक इज द लॉजिकल ब्लॉक विथ मेमोरी। This block also can be created by user and called by many times as the required. The difference is the whenever we call the function block, it create the DB as its memory, DB called as the instant data block. Guys, ये सब कुछ तो ठीक ठाक समझा दिया कि ये एक FB बनेगा। इस FB में ये क्या है, ये सेम है फंक्शन लेकिन विथ मेमोरी है। तो इसके साथ जब भी आप कॉल करोगे तो आपको एक DB असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे DB असाइन कर दिया, तो उस DB में क्या हो जाएगा, ये DB में इसके जो भी प्रोग्राम डाटा है वो सारे डाटा स्टोर हो जाएंगे। और स्टोर होने के बाद उसको स्टोर होने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो DB बनेगा उस DB को कौन सा DB बोलते हैं, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक। इंस्टेंट डेटा ब्लॉक मतलब क्या है, ये इसी का एक इंस्टेंट पैक बना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिक में जाके देखते हैं। हमें TI पोर्टल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया मोटर FB, उसका एक DB बन गया, और DB 13 मोटर स्टार्ट। अभी इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन। अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्टार आउटपुट ऑन कर देता हूँ, स्टार, और उसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे।
देखिए जैसे ही कंपाइल करते हैं हम ये भी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। उसको डाउनलोड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, नहीं आया, ठीक है। फिर उसको हम, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं, पैरामीटर देते हैं, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। देखिए स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम कैसे फास्ट ये कर रहा था। देखिए मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टॉप बटन दबाने के बाद भी, सॉरी, स्टार्ट बटन बंद हो गया तो भी स्टार्ट है, और इसको स्टॉप करने के बाद स्टॉप हो गया। ओके, मीन्स इट्स अ मेमोरी, उसको उसे कुछ ना कुछ मेमोरी है, ठीक है। ये फंक्शन ब्लॉक और ये फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन में आपको समझ में आया होगा एफबी और एफसी में फ़र्क क्या है। एफबी और एफसी में सिंपल फ़र्क है, एफबी को मेमोरी रहती है, एफसी को मेमोरी नहीं रहती। उसको ये जो मेमोरी रहती है उसको डीबी के हिसाब से हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट डीबी। गाइज हमने अभी तक बहुत अच्छा सीख लिया, मुझे लगता है बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग के सारे स्ट्रक्चर सीख लिए। नेक्स्ट सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे प्रोग्राम बनाएं। स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे एक बॉटल फिलिंग का प्रोजेक्ट, या आप सजेस्ट करो उसके हिसाब से हम एक कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पज़, एससीएल थोड़ा सा और हार्ड है, लेकिन इंट्रोडक्शन पर्पज़ हम थोड़ा सा एससीएल भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यस, कि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा ना बढ़े और जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। एससीएल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चराइज है, कंट्रोल है और एक लैंग्वेज है। तो हम उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे यदि मैं कुछ इसके मैथ फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, कोई भी वैल्यू का कॉस्ट निकालना चाहता हूँ और उसको कन्वर्ट देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। कोई भी वैल्यू को एडिशन करना है तो इसके हिसाब से ये कर सकते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कहते हैं 89.5 का कॉस्ट निकाल दिया, तो उसको वैल्यू आउटपुट ही क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैथ्स फंक्शन क्रिएट किया है 67 प्लस 760, उसका आउटपुट हमने सम वैल्यू में दर्ज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये एडिशन का ब्लॉक यदि मैं ये सेल में लिखता हूँ और उसी में बाकी के कुछ फंक्शन लिखता हूँ तो इट्स वेरी सिंपल। और सेम यदि मैं लैडर में उसको एडिशन का हमने जो ब्लॉक लिखा था इतना बड़ा, तो बेसिकली वही है कि ये सेल यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और प्रोग्रामिंग बहुत छोटी हो जाती है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं ये सेल में इफ़ फंक्शन जो है, तो यहाँ पे देखिए रन कंडीशनली ब्रांचेस प्रोग्राम थ्रू द डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सिंपल है, कोई कंडीशन ट्रू है तो ही परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे इफ़ देन है वैसे उसके सिंटैक्स देखिए, इफ़ लिखना है यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है ट्रू, जो मैंने अभी यहाँ पे 100% उसको ट्रू कर दिया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो देन के अंदर जो फंक्शन लिखा है वो उसको रन करेगा, और यहाँ पे आएगा एंड इफ़ और ये सेमीकोलन। प्रैक्टिकली लॉजिक में देखिएगा, लॉजिक में हमने टीआई में देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, ट्रू कर दिया, ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम वैल्यू ग्रेटर देन 500। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्या कर दिया,
सम वैल्यू इज ग्रेटर देन 500 तो ही उसको परफॉर्म करो। कंपाइल, डाउनलोड। देखिए यहाँ पे इफ़ है, कंडीशन लिख लिया। कंडीशन जो हमें लिखना है ब्रैकेट में लिखना है। जैसे हमने पहले डायरेक्टली ट्रू कर दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, तो सम वैल्यू इज ग्रेटर देन 500। ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 500, इट्स 843, तो ही जाके ये परफॉर्म कुछ कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हैं इफ़ में। फॉर जो लूप है, फॉर लूप है कि जिसमें आप पहले उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते। इंस्ट्रक्शन रन इन कंटिन्यूस लूप causes the repeated execution of the program until the loop variable lies within the specific value of the range। जब तक ये जो है वो स्पेसिफिक रेंज में है तब तक वो काम करेगा। तो यहाँ पे उसका फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इफ लूप, स्टेप लूप बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जब तक स्टेप, सॉरी यहाँ पे देखिए काउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं जब तक ये 0 से लेके 10 तक है। तो स्टेप को जब भी ये करना है तो उसको फॉर लूप को क्या करेगा, 0 से लेके 10 तक वो 10 बार उसको रन करेगा और वो 10 बार ये एक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे यदि हम काउंट को देखना चाहते हैं तो हम देखिए काउंट की वैल्यू यदि देखनी है तो वॉच टेबल में जाइए। तो काउंट की वैल्यू एवरी टाइम वो 10 से बढ़ा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो हमें यहाँ पे कुछ भी उसके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एवरी स्कैन में काउंट की वैल्यू 10 से बढ़ा रहा है। ओके गाइस, थोड़ा सा इसको हम और एलाबरेट करेंगे। हम लास्ट में आए थे रनिंग काउंटर। इस सीरीज़ में हमने जो सीखा, ये वीडियो में जितना सीखा है वो बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको प्रैक्टिस करके आप बाकी के फंक्शन सीख सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए जो है स्मॉल असाइनमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। गाइस प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे किसका बनाएं, ताकि हम उसको पूरा सिमुलेट कर पाए और उसको पूरा रन करके देखें। थैंक यू गाइस। वीडियो कुछ जानकारी लायक लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।